दोस्तों नमस्कार, मैं अमित वर्मा, जैसा कि आप जानते हैं। और आज बातचीत करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा। नमस्कार। कैसे हैं भैया? बस दुआएं होंगी। इस समय काफी मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपसे कुछ बातचीत करने के लिए कि भारतीय संविधान को किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, देखिए, भारतीय संविधान की बात की जाए तो एक वही ऐसी चीज है जी जी जिसको लेके इस देश में सभी समाजवादी जो है जी आज तक राजनीति कर रहे हैं। जी इस देश में कई बार ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने संविधान को दरकिनार किया है। जी जी लेकिन भारत की इस देवतुल्य 140 करोड़ जनता ने जी उस संविधान का मान रखा है जी जी और हमारी ताकत बनी और हम उसी को लेकर राजनीति करते हैं। हमें गर्व है ऐसे संविधान पे। जी। आपको नहीं लगता कि संविधान को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करवा देना चाहिए? नहीं, कोई जरूरी नहीं हर चीज घोषित करनी चाहिए। जी संविधान हमें एक साथ आने की बात बताता है, जी समता मूलक समाज की बात बताता है, सामाजिक न्याय की बताता है, जी हर एक व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति की बात बताता है। जी जी और हम इसको जब दिल से मान लेते हैं जी जी तो ये उससे भी बढ़ जाता है। जी जी ये इस देश में रहने वाले 140 करोड़ की आत्मा है, जी उनके हक और हुकूक की बात बताता है। जी जी इसलिए संविधान को राष्ट्रीय ग्रंथ मानिए ना मानिए, जी ये महसूस करने की बात है। जी जी ये आपको जो संबल देता है उसको समझने की बात है। जी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जैसे हम लोग कहते हैं कि किताब के कवर से पता लगा लेते हैं कि किताब के अंदर का मैटर क्या होगा। संविधान की जो प्रस्तावना लिखी है उसमें लिखा है, हम भारत के लोग सामाजिक, आर्थिक न्याय, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी, है ना भैया? ये सारे जो संविधान में लिखे हुए हैं, इन शब्दों का जितना महत्व है, समाजवादी पार्टी इन शब्दों पे बढ़िया से फोकस करती है। नहीं, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का गठन ही सामाजिक न्याय पे हुआ था। जी जी अगर आप देखें, उस समय का दौर था जब माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी बिना अपनी पार्टी बनाए हुए मुख्यमंत्री बने। जी उसके बाद जब 92 की समय आया, जी हमारी पार्टी में वरिष्ठ नेता थे बेनी प्रसाद वर्मा जी, जी वरिष्ठ नेता थे जनेश्वर मिश्रा जी, वरिष्ठ नेता थे मोहन सिंह जी, भगवती सिंह जी। इन सब लोगों ने मिल के अपनी उम्र से कम व्यक्ति को, जी जी माननीय नेता मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री अपना नेता नहीं, अपना नेता माना। अच्छा, था नेता मुख्यमंत्री अलग बात होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक जी बार जनेश्वर मिश्रा जी से पूछा गया कि आपकी उम्र तो इनसे ज्यादा है और आप क्यों इनको नेता मानते हैं? जी तो कहते हैं कि नेता मानना चाहिए जिसकी बात सब लोग माने, जिसको सब लोग जानते हैं कि साथ में लेके चल सकते हैं। जी 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 और मुलायम सिंह में वो गुण है। अच्छा तो समाजवाद यहीं से आ जाता है, जी 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 जहाँ पे कोई ऊंच नीच नहीं हो, जहाँ पे अपने स्वतः आ जाए। तो जी। समाजवादी पार्टी उसी संविधान के साथ में बनी और आज तक हम उसका पालन कर रहे हैं। अगर आपकी पार्टी इसी समाजवाद के हिसाब से चल रही है, अभी आपने करंट में एक मुद्दा देखा होगा, काफी दिनों से मार्केट में है और हो सकता है ये लंबा चले, यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इस पर पार्टी का अभी तक कोई आधिकारिक कमेंट नहीं आया कि आप यूजीसी का समर्थन करते हैं, यूजीसी का विरोध करते हैं, और कौन लोग हैं जो यूजीसी का विरोध करते हैं? देखिए अमित जी, ये सवाल गाए बिराए हमारे पास आता है कि आपने कोई आधिकारिक कमेंट नहीं आया जी। लेकिन मुझे लगता है कि ये सवाल अपने आप में अपूर्ण है। अपूर्ण है। संसद की सीढ़ियों पे खड़े होके जब पत्रकार ने हमारे प्रमुख महासचिव राम गोपाल यादव जी से ये बात पूछी जी कि यूजीसी के मुद्दे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा जी कि जो लोग समानता और सामाजिक न्याय का विरोध करते हैं जी वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, और इससे बात स्पष्ट हो जाती है। मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को जी अभी इस पे बड़ी विस्तृत तरीके से तैयारी और करनी चाहिए थी। अच्छा अच्छा। भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनीतिक दांव खेला है। अच्छा। बिल्कुल राजनीतिक दांव है। जी भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से जी इस बिल को पास होने नहीं देना चाहती थी। लेकिन आप ये कैसे कह सकते, वही बिल लेकर के आए, वही पास नहीं होने देना मैं बात चाहते? करता हूँ, देखिए ये केस क्या है। जी इस देश में उच्च संस्थाओं में जिस प्रकार से भेदभाव होता है, जी जी और भेदभाव अलग अलग तरीके से होता है, वो सिर्फ जातियों पे नहीं होता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने रोहित वेमुला की माँ और पायल तावड़ी की जो माँ थी, उन दोनों ने एक याचिका की कि हम इसको और प्रभावी तरीके से लागू करें। अच्छा। जो इक्विटी के ऊपर बात होती है, कमेटी बनती है, 2012 से चल रही थी।
जी तो उस पर जब बातें हुई तो यूजीसी ने गाइडलाइंस देना शुरू करी, क्योंकि समय कम था। जी एक समिति गठित की, दिग्विजय सिंह उसके अध्यक्ष बने और उन्होंने इसकी कमेटी बनाई। और मजेदार बात है कि इसमें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के लोग थे अच्छा जिन्होंने मिलकर गाइडलाइंस बनाई, अच्छा और उस पर एक्ट आ गया। हम्म। एक्ट आ गया। एक्ट क्या है वो हम लोग बाद में बात करेंगे। जी लेकिन क्या आपने कभी देखा कि आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने एक्ट को डिफेंड करने के लिए क्या क्या पैंतरे नहीं चलाती है? शायद आपको याद होगा जी कि ध्वनि मत से बिना विपक्ष के इन्होंने कई बिल पास कर दिए। जी जी वो भी बाद में पता चला कि विपक्ष को बाहर या वॉकआउट कराने का एक तरीका था। अच्छा कई बार ऐसा हुआ, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन की बात हो, चाहे धारा 370 की बात हो, जी या और ऐसे फार्मर्स बिल थे। फार्मर मिल्स में किसानों में 113 दिन तक हमारे किसान बाहर बैठे रहे। जी 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, परेशानी हुई, पूरे देश में परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने अपने बिल को डिफेंड करते रहे। जी जी जब उनको राजनीतिक नुकसान हुआ तब उसके पीछे हुए। और आज जब ये जी बिल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही है, जी तो हमारे भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल, जी जो अटॉर्नी जनरल के बाद दूसरी सबसे मजबूत वैधानिक व्यक्ति होता संस्था है, है जी वो बैठ के इसके लिए जिरा करने जाते हैं और इस बिल के डिफेंड करने का एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी कानून का है तो लाइव रहती है, आप देखिए। तो सॉलिसिटर जनरल ने एक बार भी नहीं कहा कि हमारी सरकार ने बिल दिया है, बहुत अच्छा है, इसको सोचना चाहिए, ये करना चाहिए, फलाना करना चाहिए। जी जी और ये धड़ाम से गिर गया बिल। तो लेकिन अमित जी, सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को खत्म नहीं किया है, इस पे स्टे दिया है, इसमें समय दिया है। जी जी तो भारतीय जनता पार्टी ये चुनावी मोड में है। अच्छा इस बिल को विपक्षियों पे, खासकर समाजवादी पार्टी के ऊपर एक लिटमस टेस्ट की तरह फेंकती है, अच्छा और राजनीतिक तरीके से फेंकती है कि देखते हैं अखिलेश जी क्या बोलते हैं, अच्छा देखते हैं तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं, अच्छा देखते हैं स्टालिन क्या बोलते हैं, अच्छा अच्छा देखते हैं ममता बनर्जी क्या बोलती हैं। जी 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 क्योंकि उनको पता है जी कि इस समय जो आज की राजनीति है, जो आपने वर्तमान बहन जी राजनीति, का नाम नहीं लिया मैं उसमें भी आता हूँ, तो मैं जो लोग जिनसे प्रमुख विपक्षी दल हैं जी या सीधे भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा तो उनका स्टैंड देखना था कि इनका स्टैंड क्या है। जी 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 अब अखिलेश जी अगर मान लो इस बिल को विरोध करते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, तो ये बोलते, देखा अभी ये पीडीए की बात कर रहे हैं अच्छा और अभी यहाँ पे देखो पीडीए के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। अच्छा एक तो ये हो जाता। अगर इसका सपोर्ट करते जी जी इस बिल का, तो कहते देखो ये सामाजिक न्याय की बात भी करते हैं और हमारी नीतियों की भी बात तरफदारी करते हैं। सही कह तो भारतीय जनता पार्टी और उसका जो आनुवांशिक संगठन है आरएसएस जी और बाकी जो लोग हैं, जी इस जी तरीके के राजनीतिक लिटमस टेस्ट करते रहते हैं। अच्छा और एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते और एक विजनरी लीडर हमारे साथ में अखिलेश यादव के होने के नाते, जी जी हम इस राजनीतिक चाल को अच्छी तरीके से समझते हैं, भाप लेते हैं आप हम समझ सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है अभी आपने बताया कि ये चाल है, तो जैसे बहुत सारे केसेस आपने देखा होगा हिंदुस्तान की अदालत में पेंडिंग है, हो सकता है करोड़ों हो, मुझे जानकारी नहीं है। एक तुरंत बिल लाया जाना, पब्लिक का विरोध, तुरंत वहां से स्टे मिल जाना, आपको इसमें कुछ नहीं लग रहा कि बहुत सारे बिल पेंडिंग होते हैं जिन पर सुनवाई करते करते तारीख पे तारीख बीतती जाती, लेकिन कोई ऐसा बिल आता है धड़ाम से सुप्रीम कोर्ट में स्टे हो जाता है। आपको इसमें नहीं लगता कि यहाँ भी कुछ भेदभाव है? मैं यही तो कह रहा हूँ अमित जी भारतीय जनता पार्टी इस बिल को कभी लाना ही नहीं चाहती थी। अच्छा ये तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को गाइडलाइंस बनाने के लिए कहा और तुरंत ये गाइडलाइंस लाई गई। अच्छा भारतीय जनता पार्टी जानती थी अच्छा कि इस पे हम किसी भी तरीके से स्टैंड नहीं करेंगे, अच्छा और इसी बहाने इन जो समतामूलक समाज की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जो पीडीए की बात करते हैं, इनका लिटमस टेस्ट भी हो जाएगा। चलिए ये एक साल के अंदर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है। जी जी वो प्रदेश जहां से प्रधानमंत्री आते हैं, वो प्रदेश जहां से देश की आधी कैबिनेट आती है, जी जहां से गृह मंत्री, जहां से रक्षा मंत्री आते हैं, जी जी तो ऐसा प्रमुख प्रदेश का चुनाव होने वाला है। अभी हाल ही में अगर भारत की सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने या एनडीए ने कहीं अगर मात खाई है तो उत्तर प्रदेश है। जी जी तो ये सारी की सारी कवायद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक से साथ चाल थी, जिसको हम लोग पहले ही भाप गए। चलिए अच्छी बात है। ये जो बिल है कहते हैं कि इसमें
जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट है और SC ST OBC माइनॉरिटीज के सपोर्ट में है। ऐसा क्या है इस बिल में? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि अल्प ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। जी जी। और इसीलिए कहता हूं कि एक सिंक्रोनाइज तरीके से पूरे देश में इस बिल का विरोध करवाया गया। अच्छा, ये हुआ नहीं है, हुआ नहीं, ये करवाया गया। अच्छा अच्छा। इस देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे चल रहे हैं। आपको ये लगता है कि अगर ये विरोध करवाया गया है तो ये जो जनरल है, ये OBC SC ST माइनॉरिटीज, ये कहीं आने वाले चुनाव में हो सकता है विपक्षी पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ना पहुंचाएं? अगर उनको नुकसान पहुंचाएंगे तो ये क्यों करेंगी पार्टी? देखिए, जो नियति में होता है वो कुछ और होता है ना। अच्छा। अगर आप 5,000 करोड़ का राम मंदिर बना के और उसी कॉन्स्टिट्यूंसी को हार जाएं, जी जी, तो ये तो नहीं सोच के बनाया होगा भारतीय जनता पार्टी ने। जी ये जी, तो सोचा होगा ना हम जीत जाएंगे। जी जी, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। अच्छा। इस देश की संविधान को चाहने वाली जनता को कुछ और मंजूर था। तो यही हुआ इनके साथ में। जी। तो इन्होंने इसको जानबूझ के एक प्रोजेक्टेड तरीके से पूरे देश में इसका विरोध कराया। अच्छा। विरोध का स्तर आप ये देख लीजिए कि पिछले जिस दिन से 13 जनवरी, अब 14 जनवरी को ये शायद ये बिल आया, टेबल जी, हुआ, जी, उसके बाद से लगातार जी, सोशल मीडिया के माध्यम से, जी, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जी, और देश के प्रमुख विपक्षी चैनलों ने जी, दिन रात इस पे डिबेट कराई है। अच्छा। दिन रात डिबेट कराई है। अच्छा। आप बता दीजिए, महंगाई की डिबेट पिछली बार आपने कब देखी थी? सही कहा। आप देख लीजिए, पिछली बार आपने जो है बेरोजगारी की डिबेट कब देखी थी? आप बताइए, पिछली बार हमने जब हमारा डॉलर जो है, डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता चला जा रहा है, जी, जी। हमने कब की थी? पेट्रोल और डीजल पे कब डिबेट की थी? क्योंकि उस डिबेट से राजनीति का नैरेटिव सेट नहीं होता है। अच्छा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी डिबेट में इंटरेस्ट नहीं रखती है। अच्छा अच्छा। और जो लोग इस बिल को लगातार विरोध कर रहे हैं, उन्होंने पढ़ा ही नहीं। अच्छा। उन्होंने कहा कि इस देश में जो भेदभाव है जी। वो कई स्तर पे होता है। जी जी, मैं वही जानना चाहता हूँ कि किस किस टाइप का भेदभाव है। एक भेदभाव जो जाति की, जो आपने बात करी, जी अगड़े वर्सेस पिछड़े या दलित अल्पसंख्यक के, जी जी, उसमें एक बात लिखी हुई है, क्षेत्र का विरोध। क्षेत्र, आपने बहुत सुना होगा, जी। बिहारी हो क्या? अच्छा, हाँ, जी जी, ठीक। दिमाग कम है, बिहारी हो क्या? अच्छा। महाराष्ट्र में जाइए, हमारे बिहार के लोग कितने, यूपी बिहार वाले हो क्या? जी जी ये जी, क्षेत्रवाद भेदभाव होता है। जी जी, या नॉर्थ ईस्ट के जब लोग आते हैं तो उनको चिंकी कह के या क्या क्या मोमोज कह के या इस टाइप का चिढ़ाते हैं, जी जी जी, या चाइनीज करके चिढ़ाते हैं। ये क्षेत्रवाद भेदभाव होता है और ये हम सब लोगों ने देखा है। जी जी जी, इसके बाद दिव्यांगता, जी अगर किसी को दिव्यांगता हो गई उसको उस भेदभाव झेलना पड़ता है। जी जी जी। इसी प्रकार से जो EWS है उसका भी इसमें जिक्र है। अच्छा, उसका भी जिक्र है। अच्छा। EWS में लगभग 99.99% अच्छा, वो सवर्ण जाति ही आती है EWS में। अच्छा उसका भी विरोध है। अच्छा। महिलाओं का भी नाम है। तो ये क्या, जो पब्लिक जो विरोध कर रहे हैं, ये ठीक से समझ नहीं पाए, ये समझ ही नहीं पाए, ये समझ ही नहीं पाए, क्योंकि इनको समझने देने का समय नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी। अच्छा ये ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान है, अच्छा, जिसको भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि मैं खाली इसको टेस्ट मारूं। जैसे नहीं कहते हैं, गणेश को दूध पिला के देखो अभी आस्था कितनी बची हुई है। अच्छा अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी संग ये काम करती है। तो इस पूरे बिल में जो कुछ भी था उसको ना लोग समझ पाए, ना क्या समझ पाए। हाँ, मैं फिर ये कहता हूं जी कि एक भी ऐसा वाक्य इस देश में बता दें जी, जहां कोई हमको ये बताए कि अगड़ी जाति के, जो हमारे वहाँ ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, जी इनके खिलाफ जातीय उत्पीड़न का केस हुआ हो। मतलब इनको लेके किसी ने जी कहा, जी जी, यारे तुम ब्राह्मण हो इसलिए तुमको हम यहाँ नहीं बैठने देंगे, अच्छा अच्छा, या तुम क्षत्रिय हो तुमको इस यहाँ खाने नहीं देंगे, जी जी या तुम वैश्य हो तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। जी जी जी, जब आज तक ऐसे केस ही नहीं है, आज तक कहीं ऐसी परिभाषा ही नहीं है, तो आप किस बात पे इसको कर रहे हैं? तो क्या आप समानता के खिलाफ, क्या आप सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं? जी जी, तो लोगों को इस बारे के बिल में नहीं समझाया गया। हमारे जो अपर कास्ट के बच्चे हैं उनको बरगलाया गया। अच्छा। और इस पर इस तरीके से काम किया गया। भैया, मेरा अगला सवाल ये है, जैसे EWS आपने बताया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो ये किस क्लास के लोगों को दिया जाएगा? नहीं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये तो हर कास्ट में होता है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बेसिकली क्या होता है कि पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यकों का तो वैसे ही रिजर्वेशन है। जी जी, तो जो अगड़ी जातियों में वीकर सेक्शंस वाले हैं उनके लिए दिया गया है। उनके लिए दिया गया। हाँ। तो ये टोटल 100%, 100 में से 27% OBC और 23% SC है ना भैया? तो ये 22%, है ना भैया? तो ये बचा हुआ है, ये EWS, इनके खाते में कितना आया? 10%। 10%। ये किसमें से निकाला गया? ये
उस 50% नहीं में नहीं से? नहीं, ये अलग है, ये अलग है, ये तो अलग क्या है। रिजर्वेशन टोटल 110% कर दिया? नहीं नहीं, 110% नहीं हुआ ना। अच्छा 27% का ओबीसी, तेईस 22% का आपका SC ST और जी 10% EWS। 10% ईडब्ल्यू, उसके बाद अब कितना बचा? अब 40% बचा। 40% बचा। हाँ। उसमें मतलब जनरल के लोग? ये जनरल नहीं, ये अच्छा। है ओपन कैटेगरी। ओपन देखिए, इस कैटेगरी। बात को भी समझना होगा। जी जी ये भी एक छोटी सी गेम है इसमें। जी ओपन कैटेगरी का वो होता है कि अगर पिछड़ी जाति का, दलित, अल्पसंख्यक या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको उसकी जाति के हिसाब से सोशल फैक्टर की वजह से रिजर्वेशन मिल रहा है, जी जी लेकिन उसकी रैंक या उसके नंबर इस तरीके से हैं कि वो कि वो जनरल में। ओपन कैटेगरी में जा सकता है, जी 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 तो वो ओपन कैटेगरी से सीट उठा सकता है। ओके। तो उसका वर्ड जनरल कैटेगरी है ही नहीं, अच्छा उसका एक्चुअल वर्ड है ओपन कैटेगरी। ओपन कैटेगरी। कास्ट अपर कास्ट या जनरल कास्ट हो सकती है, लेकिन जी। कैटेगरी ओबीसी, SC ST, EWS एंड ओपन कैटेगरी। ओपन कैटेगरी। अच्छा ये चूंकि ये रिजर्वेशन आरक्षण, आपने शायद एक मूवी देखी होगी आरक्षण आई थी, बिल्कुल देखी ना देखिए, भी? बिल्कुल देखिए। तो वैसे इसकी आपको क्या लगता है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इतिहास कहाँ से है, थोड़ा सा इसका नहीं बताइए देखिए, पॉलिसी मेकिंग वाले इसको बहुत अच्छी बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जी आरक्षण जो इकोनॉमिक तौर पे है, मैं इससे बहुत सहमत तो नहीं हूँ पॉलिसी लेवल पे। अच्छा मुझे लगता है कि जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जी उसमें पॉवर्टी है कि नहीं है, पैसे है कि नहीं, ये सेकेंडरी हो जाता है। जी जब आप किसी भी धनाढ्य व्यक्ति को, जी जो पिछड़ी जाति का हो, जी जो दलित हो, जो SC ST का हो, उसको भी अपने पास बैठाने से रोक दें। अच्छा जो सामाजिक न्याय है, जी हम लोग बोलते हैं सोशल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जी जी उससे पैसा नहीं आता है। जी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट तो किसी में भी हो सकती है, जी 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 इकोनॉमिक एम्पावरमेंट तो सही किसी कहा, में भी हो सकती है। किसी में भी हो सकती है। वो ब्राह्मण में भी हो सकती है, वो क्षत्रिय में भी हो सकती है, जी जी और वो गरीब भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन जो हमारी संविधान की अवधारणा थी, जी वो ये थी कि इस देश के जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जी इन सबको वो न्याय मिलना चाहिए जो बाकी लोगों को मिलता है। अब देखिए, छोटी सी बात है, जी इसी पूरे डिबेट में एक चीज निकल के आई। इस देश के लगभग 45 जी विश्वविद्यालयों की गणना की गई। जी इन 45 विश्वविद्यालयों में एक SC, एक ST और 4 OBC, 6 लोगों को हटा दीजिए, जी 39 विश्वविद्यालय के अच्छा। वाइस चांसलर अपर कास्ट के हैं। अच्छा तो अगर हमारी गिनती, अगर जी। 1932 की जनसंख्या जातिगत जनगणना की बात करें, जी हमारी गिनती 60% के ऊपर है, जी और अगर हम संख्या को मिला दें तो 85% के ऊपर है। जी अपर कास्ट 15% है। जी तो विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर की गद्दियां उनके पास 90% क्यों है? अब चूंकि ये जी बात पूछनी चाहिए। जी 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 चक्कर ये है कि ऐसा नहीं है कि वो, अब ये कोई कह सकता है कि नहीं हम बहुत तेज हैं पढ़ने में, बहुत ऐसा नहीं है। जी ऐसा है, उनके पास अवसर बहुत है, अवसर बहुत है, उनके पास समानता के अवसर, उनके पास ऊपर जाने के अवसर कम होते अवसर हैं। है। और ये होता है, जी ये होता है। जब आप इंटरव्यू में जाइए जी तो एक पिछड़ी जाति को, बच्चे को 10 में से 3 नंबर मिलते हैं, जी वहीं अगड़ी जाति का अगर उसका इंटरव्यू बैठा हुआ है 10 में से 8 नंबर, 9 ये नंबर इंटरव्यूज पाते के जो मार्क्स होते हैं क्या सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं? नहीं किए जाते हैं, किए जाते हैं। बाद में आते हैं। बाद में आते हैं। हमारे साथ में कई लोग ऐसे हुए जिसको हमने देखा कि थ्योरी में उन्होंने टॉप किया और इंटरव्यू के जगह पीछे हो गए। इसके खिलाफ तो हम लोग क्या कहीं मतलब यही सोशल कंप्लेन कर सकते हैं? एम्पावरमेंट, और जी यही इसी को लाने के लिए जी एक सिस्टम है। जी जी उस सिस्टम में रिजर्वेशन जरूरी है। जी तो आरक्षण भीख नहीं है, जी जी आरक्षण समय की मांग है। समय देखिए, की मैं आपको एक बात बताऊं, राम मनोहर लोहिया जी ने एक बात बोली थी जी कि अगर एक डाली में 2 फूल हैं जी और दोनों पे सूरज की रोशनी आनी है, जी एक फूल नीचे है, एक ऊपर है, जी जी तो हमें ऊपर वाले को नीचे नहीं लाना है, नीचे वाले को ऊपर ऊपर ले जाना अफर्मेटिव एक्शंस लाने हैं। है। जी जी तो रिजर्वेशन इज अ फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शंस, और ये हमारे वहां नहीं है, जी विश्व के बड़े लोकतंत्रों में। आप अमेरिका में देख लीजिए, अच्छा एक समय अमेरिका में ब्लैक वर्सेस व्हाइट कितनी White, बड़ी लड़ाई होती थी, जी और जी आज ब्लैक जो है वहां पे राष्ट्रपति बन गया। राष्ट्रपति बन गए। तो जी ये फर्क ये हर जगह होता है। आप इधर चले जाइए, साउथ ईस्ट में चले जाइए, जी साउथ ईस्ट एशिया में आपने कई जगह देखा, इंडोनेशिया में देखिए, थाईलैंड में देखिए, कई जगह पे ऐसा हुआ, अच्छा यूरोप में कई जगह ऐसा हुआ। अच्छा अच्छा तो अगर हम इन चीजों को छोड़ देंगे जी तो हमारी सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, जी जी और उस सामाजिक व्यवस्था की लड़ाई हम राजनीतिक तौर से समाजवादी पार्टी के रूप में करते हैं, जी करते थे और करते रहेंगे। रहेंगे। तो भैया ये जो EWS के आ जाने से SC ST OBC के जो कोटे हैं उन पर कोई फर्क पड़ा है या
नहीं नहीं, देखिए ये आरक्षण में व्यवस्था जी। हमारे 49.5% के अलावा दी गई है। अच्छा, अलावा दी गई। हाँ, चलिए, अच्छी ये बात कोई है। ये वो अलग नहीं है, अलग है, लेकिन ठीक है। अगर किसी समाज में कोई ऐसे लोग रह गए हैं जी, गरीबी की वजह से, तो जी। उनको भी आगे आने का, और ये भी अफर्मेटिव एक्शन का एक तरीका है। अच्छी बात है। ये बताइए भैया, जैसे बहुत सारी रेगुलेटिंग अथॉरिटीज होती हैं, जैसे बीएसएनएल के लिए, जैसे टेलीकॉम के लिए ट्राई है ना भैया, आईआरडीए है, तो क्या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है ऑल इंडिया की सारी यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेजेस को गवर्न करता है? हाँ, देखिए बहुत अमित जी, और ये मुझे लगता है कि बहुत मौजूद सवाल है, जी। और आपके माध्यम से जी। ये सबको समझना चाहिए कि इसमें जी। क्या है। जी। सुखदेव थोराट साहब पूर्व यूजीसी के चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने जी। बड़ा अच्छा एक लेख लिखा है, और उसमें हम लोगों को पढ़ के इस बात में इनलाइटमेंट हुआ जी। कि जो ये यूजीसी एक्ट आया है, जी। जी। उसमें एक लाइन लिखी गई है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 के तहत आने वाले सभी शिक्षण संस्थाओं में ये नियम लागू होगा। होगा, अच्छा। अब इस शिक्षण संस्थाओं में कौन कौन नहीं आता है? जी। लगभग 45,000 के आसपास विद्यालय और छोटे मोटे संस्थान अच्छा। वो आते हैं, जी। लेकिन इस देश के 23 आईआईटीज, इंडियन अच्छा। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 21 आईआईएम्स और कुछ मेडिकल कॉलेजेस, एम्स वगैरह। वो छूट जाते हैं। अच्छा। मतलब हायर एजुकेशन में इस देश में जी। आईआईटीज, आईआईएम जो अपने अलग अलग एक्ट के थ्रू है, वो इससे छूट जाते हैं। अच्छा। और क्योंकि मैं खुद चिकित्सक हूँ, जी। मैं एक मेडिकल कॉलेज से आया हूँ, जी। जी। मैंने खुद देखा है कि मेडिकल कॉलेज के अंदर जातिवाद प्रथा बहुत बड़ी है। अच्छा। और हम उस दौर की बात कर रहे हैं जी। जब नया नया मंडल कमीशन आया था, उस समय अच्छा। से लेके आज तक जी। जी। जातियों के हिसाब से वहां पे लोगों की ग्रुपिंग होती है। अच्छा। वहां पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। अच्छा। तो अगर ये पूरा यूजीसी का सिस्टम जी। इन आईआईटीज और आईआईएम को कवर ही नहीं करता है, जी। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। जी। यह जी। भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी ये बड़ी चाल थी। अच्छा। कि इनमें मेडिकल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं जी। या आईआईएम्स हैं, इनको कैसे इन्होंने निकाल दिया। तो भैया ये बताइए, चूंकि आपने ये कहा कि जो यूजीसी है 1956 एक्ट बना, इसमें बहुत सारे कॉलेजेस को, आईआईटी, आईआईएम्स या एम्स वगैरह, इन सब चीज को निकाल दिया गया, तो ये उस समय जब एक्ट बना था, तो आज इस एक्ट को अपडेट करने की आवश्यकता थी ना? बिल्कुल, हम यही कहते हैं कि एक तो पहली बात है कि यूजीसी को इस बात पे क्लियर करना चाहिए कि हम जी। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को अलग कैसे कर रहे हैं। जी। 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 इसमें बहुत बड़ी चीज ये हो सकती है कि आज बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जी। 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 ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशन जो प्योरली प्राइवेट हैं, जी। जी। जिनको सरकार या भारतीय जनता पार्टी तवज्जो भी दे रही है, जी। जी। जिनको एक अलग तरीके से इनको एड भी दे रही है, जी। उनको इस एक्ट में क्यों नहीं रखा गया? जी। 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 क्या उन्हीं इंस्टीट्यूशन में जो सरकारी है उसी में ये एक्ट होगा? जी। क्या उत्पीड़न सरकारी में होती है और गैर सरकारी में नहीं हो सकती? जी। जी, सही कहा आपने। तो मुझे लगता है कि ये सोशल इक्विटी की बात नहीं हुई है, और यूजीसी को अपडेट इसमें करने की आवश्यकता। अपने आप को अपडेट करना चाहिए, वृहद स्तर में आना चाहिए, और तब जाके इस पे बात करनी चाहिए। अधिनियम में भी कुछ बदलाव करने चाहिए, बिल्कुल सारे करने चाहिए। ऑल इंडिया के सारे इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस को मिला क्योंकि लेना इसमें चाहिए। जिसकी जो कमेटी है, जी। उस कमेटी की अध्यक्षता दिग्विजय सिंह जी ने की थी, जो भारतीय कांग्रेस के बड़े नेता है। जी। उसमें कई इन्होंने सुझाव दिए थे। अच्छा। वो खुद बोल चुके हैं कि हमारे सारे सुझाव माने ही नहीं गए। अच्छा। हमारे सुझाव में से सिर्फ 3 सुझाव लिए गए। अच्छा। इन्होंने एक सुझाव दिया था कि जो कमेटी बनेगी उसमें एससी, एसटी, ओबीसी की जो प्रतिनिधित्व होगा वो 50% से ज्यादा होगी। अच्छा। बात हटा दी गई। अच्छा, हटा दी। इन्होंने कहा प्रतिनिधित्व होगा, अच्छा। और उनका 50% से ज्यादा होगी। अच्छा। अच्छा। वो हटा दिया इन्होंने धीरे से। हम्म। उन्होंने कहा कि ये सभी संस्थाओं में होगा। अच्छा। इन्होंने हटा दिया कि नहीं नहीं, सिर्फ यूजीसी के एक्ट के द्वारा संस्था जो उनसी भी हो गया। तो ऐसी कई चीजें हैं। अच्छा। अच्छा। और मजेदार बात यह है कि जी। मैं इसको क्यों बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ये चाल है। जी। इस कमेटी में उत्तर प्रदेश के एक राजनीतिक परिवार का एक पुत्र इस कमेटी का सदस्य है। अच्छा। जो इसको बनाने में है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी का उसी पार्टी का दूसरा पुत्र विधायक है जो इसका विरोध कर रहा है। अच्छा, क्या बात है। तो आप समझ सकते हैं बहुत ये बढ़िया। बिल पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया गया, और उसको गिराया भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा है। क्या बात। इनका पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों से कोई मतलब नहीं है, कोई इक्विटी की बात नहीं करनी है, इनको सिर्फ राजनीति करनी है। ये तो वही हुई, चोर से कहना तुम चोरी करना और घर वालों से कहना तुम जागते रहना, क्या? हाँ। परिवार का नाम नहीं लेंगे आप? मुझे लगता है कि उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छा।
आपके दर्शक बहुत स्मार्ट हैं और समझ सकते हैं, पूर्वांचल का बड़ा राजनीतिक परिवार है। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। आप पीडीए चला रहे हैं, पीडीए आपका संगठन पीडीए कह रहे, आप पिछली बार आए थे तो आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश में दलित, अल्पसंख्यक, SC ST कहीं पर भी उनके खिलाफ दमन या अत्याचार या शोषण होता है तो आप जाते हैं। मैंने बहुत सारे देखे हैं, आपने भी देखेंगे न्यूज पर, कभी गोंडा, कभी बलरामपुर, कभी बस्ती, कभी अंबेडकर नगर। अभी इटावा में कुछ समय पहले मैंने देखा था एक यादव जी शायद कथावाचक थे, है ना, तो उनके साथ अभद्रता की गई, अभद्र व्यवहार किया गया। अभी गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, आप भी देखते रहते हैं सोशल मीडिया से, वहां कहीं पर आपका संगठन दिखाई नहीं देता? नहीं अमित जी, बिल्कुल जाता है। और मुझे अच्छा। लगता है कि इसको देखिए, समाजवादी पार्टी पिछले, अगर आप कहें कि 4.5 सालों से, जब से इस पीडीए का क्वाइन हुआ है, तब से कोई ऐसा जिला नहीं है, अच्छा कोई ऐसी जगह नहीं है जहां समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल नहीं गया हो, अच्छा, जिसकी बात माननीय अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू और या फिर ट्विटर या सोशल मीडिया के थ्रू नहीं उठाई है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश का पिछड़ा भी ये समझ गया है जी कि भारतीय जनता पार्टी हमसे सिर्फ वोट चाहती है, अच्छा लेकिन अगर उसकी कोई लड़ाई लड़ रहा है जी तो वो अकेले अखिलेश यादव है। मैं आपको ऐसी कई बातें बता सकता हूं। ऐसा क्यों होता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जी तब से, चाहे वो पाल बिरादरी की अभी जो हत्या की गई है, जी चाहे वो प्रतापगढ़ में कुर्मियों के साथ में जो हत्या और जो उनके गांव को जला दिया गया हो, जी चाहे वो यादव जाति के लोग हैं वो इनकाउंटर किए जाते हैं, जी जी क्यों भी पिछड़े समाज के साथ ही या दलित समाज के साथ ही ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तभी किसी दलित के मुंह में पेशाब कर दी जाती है? जी 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 ऐसा क्यों होता है जब कोई कुर्मी जाति की लड़की कथावाचक करती है जी तो उसको वो लोग जो है गांव से निकाल देते हैं? जी ये इसी सरकारों में क्यों होता है और इतना बल कहां से मिलता है? ये कहाँ ये से हमको मिलता है? समझना है। आप बताइए जरा, बल ये कहाँ से? बल वहां से मिलता है जी जब एक सरकार जी एक जाति समूह के लिए करती है। जी जी अगर उसका नाम अमुक यादव है, अमुक सज्जाद हो या अमुक खान हो, जी तो उससे घर में बुलडोजर चल जाए। जी लेकिन उसका नाम अगर अमुक सिंह हो जी और वो उसकी वजह से अगर सैकड़ों लोगों की जान भी जा रही है या नशीला पदार्थ भेजा जा रहा है, जी, तो उससे सवाल नहीं पूछा जाता है। ये सही भारतीय कहा। जनता पार्टी नहीं समझ रही है क्या? आपने खूब सुना होगा कोडीन भैया। जी जी किसी जी की हिम्मत हुई इस प्रदेश में बोलने की कोडीन भैया के खिलाफ? ये है कौन? ये आप समझिए, मैं उत्तर थोड़ा प्रदेश में, कम समझता हूँ। उत्तर प्रदेश में जातिवाद इस तरीके से है जी जी कि अगर उसके अमुक नाम के पीछे जी एक विशेष तरीके का जाति का नाम है, अच्छा तो भारतीय जनता पार्टी से कोई इस समय पूछ नहीं सकता, ना ईडी, ना पुलिस, ना STF, और कई ऐसे का वाक्य हैं। तो मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जी जी सिर्फ 15% लोगों की बात करती है 85% का वोट लेके। अच्छा, तो आपको ये आपके लिए तो फायदेमंद होगा कि जब वो 15% की ही बात देखिए, करती हैं। बात ऐसी नहीं, फायदेमंद नहीं है। दुख तब होता है जी कि जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव ने 2012-17 की सरकार चलाई, जी जी आपको मेट्रो दिया, आपको 1090 दिया, आपको मतलब विकास के नए आयाम दिए। जी जी जब एक पिछड़ा व्यक्ति इतना बड़ा काम करता है जी 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 और भारतीय जनता पार्टी उसको हिंदू मुसलमान में अगर आप पिछड़ा यादव कुर्मी इसमें लड़ा के, जी और जब वो घर खाली करता है तो उसका घर गंगा जल से धुलते हैं और सरकार लेके आते हैं जी हिंदू के नाम पे, अच्छा, हिंदुत्व का चोला उड़ा के, तो क्या- लेकिन जातियों के हिसाब से पोस्टिंग की जाती है और जातियों के हिसाब से पुलिस कार्रवाई की जाती है। अच्छा, तो ये क्या जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा नहीं, हो रहा है? ये समझने लगे हैं। अच्छा, और समझने लगे। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश कभी भी जनता के उस पे सवाल नहीं करना चाहिए, और मुझे अच्छा। लगता है कि 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन है, जी जी जो अजय रथ भारतीय जनता पार्टी लेके जा रही थी, जी 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 जो किसी सोच नहीं सकते थे, जी जी उसमें हमने उनको गिरा के अल्पमत में लाने का काम किसी ने किया है, तो समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव ने किया है। तो और ये आपको- जनता के बलबूते किया जी है। जी, अच्छी बात है, आप आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। तो आपको लग रहा है कि अब ये जनता जागरूक हो गई, अब जान चुकी है? नहीं, जनता को जागरूक होना पड़ेगा मित्र जी। जी, जनता को इसका मतलब अभी जागरूक नहीं हुई? नहीं, जागरूक हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और मुझे लगता है कि ये जो बड़ा सा हिंदुत्व का जो चोला बनाया गया है, जी जी क्या हिंदू में हम नहीं आते हैं? नहीं, हम भी हैं। या अखिलेश यादव नहीं आते हैं? जी 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 आपकी हिम्मत कैसे हो गई, आप किसी व्यक्ति के घर को आप गंगा जल से धुलवा देते हैं? जी 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 इससे ज्यादा तिरस्कार किसी का नहीं हो सकता। अगर वो मंदिर में चला जाए तो आप मंदिर धुल देंगे?
आप बताना क्या चाहते हैं। और ये कभी भी जी ये पिछड़ी जातियों के साथ ही हो सकता है, दलितों के साथ हो सकता है, इस देश में किसी अगड़ी जाति के साथ क्यों नहीं हुआ, ये सवाल पूछना चाहिए। जी जनता जान गई है कि अपने हक और हुकूक की लड़ाई इसको लड़नी पड़ेगी, और जो एक नायक आपके सामने चल रहा है जी। उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपने अभी तक ये क्लियर कट में नहीं कहा कि ये यूजीसी का बिल जो है, जो SC ST OBC या माइनॉरिटीज के फेवर में है, तो आप इसका समर्थन करते हैं या इसको अपडेट हो जाएगा जब फेवर में आ जाएगा कंप्लीटली तब समर्थन करेंगे आप? नहीं, देखिए अमित जी, राजनीति में सब कुछ बोलना जी और कभी कभी कुछ ना बोलना, ये ज्यादा बोलने से बड़ा होता है। हाँ, होता और मुझे लगता है कि हमारे जो पीडीए परिवार है, जी जो हमारा मतदाता है, जी जी। वो भी समझ रहा है कि अच्छा। हमारी बात क्या है। बाकी हमारे रामगोपाल यादव जी ने साफ साफ बोला है, जी जो व्यक्ति सामाजिक न्याय समता मूलक समाज के विरोध में है, जी। वो ऐसा काम करवा रहा है, इस बिल का विरोध कर रहा है। चलिए, बड़ी अच्छी बात आपने कह दी, गागर में सागर भर दिया आपने। अब आप ये बताइए, चूंकि 2027 में आपका विधानसभा चुनाव है, तो मुझे लगता है आपने कुछ गाइडलाइंस तैयार करी होंगी, कुछ एजेंडा तैयार किया होगा कि हम इसके बेसिस पे चुनाव लड़ेंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी का अलग एजेंडा रहता है, बहुजन समाज पार्टी का अलग एजेंडा रहता है, कांग्रेस पार्टी का अलग एजेंडा रहता है, तो आपका क्या एजेंडा है? देखिए, हमारा एजेंडा तो पहले से ही क्लियर हो चुका है जी हमने 2024 से ही पीडीए पे राजनीति अपनी जो है बढ़ा दी है। जी। हम पीडीए का मुख्य एजेंडा लेके चल रहे हैं। अच्छा। और साथ ही समाजवादी पार्टी एक विजन इंडिया लेके प्रोग्राम चला रही है। अच्छा, विजन इंडिया। इस विजन इंडिया के थ्रू हम उस देश के और उत्तर प्रदेश की 30 करोड़ जनता को ये बताना चाहते हैं जी कि भले ही हम पीडीए की बात करें हो, जी जी क्योंकि वो पीड़ित वर्ग है, हम जी। उसके जो है संबल की बात करेंगे, उसको मजबूत करने की बात है, और इसी पीडीए से विजन इंडिया निकल के आएगा। तो इसके क्लियर कीजिए जरा, विजन इंडिया क्या? विजन इंडिया समाजवादी पार्टी का एक विजनरी प्रोग्राम है। अच्छा। इस प्रोग्राम के तहत हमने अब तक 3 बड़े प्रोग्राम कर चुके हैं। हमने स्टार्ट किया था बेंगलोर से, उसके बाद हैदराबाद में, इसके बाद भुवनेश्वर में। अच्छा। भुवनेश्वर में मैं खुद वहां पर रहा, मैंने उस पर सारा कोऑर्डिनेट किया, चीजों को बनाया। जी हम बताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी किस लेवल की थर्ड वर्ड की बात कर रहा है, हम कैसे नए जनरेशन की बात कर रहे हैं, जी हम जी। कैसे एआई की बात कर रहे हैं, हम कैसे टेक्नोक्रेट्स की बात कर रहे हैं, हम कैसे होलिस्टिक हेल्थ की बात कर रहे हैं। जी जी। क्योंकि हमारे ऊपर लगातार ये इल्जाम लगाया गया जी। कि हम जातिवाद करते हैं। अच्छा। हमारे ऊपर लगाया गया कि हम किसी धर्म विशेष के साथ काम करते हैं। जी जी। तो हमें गर्व है, हमें गर्व है, हम सब धर्म को लेके चलते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन हम विजन इंडिया के नए विजन के साथ में आगे चल रहे हैं, और पीडीए उसका सेंटर पॉइंट है। आपने जो इसमें जो तैयार किए हैं उसमें कुछ कुछ सूत्री कार्यक्रम जैसे सरकार के होते हैं, तो आपने ये जो कार्यक्रम बता दिए, यही कार्यक्रम? नहीं, और भी जो छोटे मोटे जिले के प्रोग्राम्स होते हैं वो होते हैं। देखिए, सूत्र जो है, जी जी। जो सेंटर पॉइंट है, वो है पीडीए। अच्छा। इससे बिल्कुल किसी को घबराना नहीं चाहिए। नहीं, आपने पीडीए बताया तो उसके लिए आपने बताया कि उनकी आवाज आप बनते हैं। हाँ, पीडीए की आवाज बनते हैं। नहीं, हम भागीदारी भी देंगे। अच्छा, भागीदारी। हमने कहा है 2024 का अगर आपने लोकसभा इलेक्शन देख लिया हो, जी जी। तो आपको समझ में आएगा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जी जी। उससे पीडीए की भागीदारी सबको सुनिश्चित हो गई है। अच्छा। और उसी राह पे चलते हुए समाजवादी पार्टी पीडीए को फ्रंट पे रख के टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, सत्ता में भागीदारी करेगा, और सत्ता के प्रमुख स्तर पे लाने का काम माननीय अखिलेश यादव ने करेंगे, ऐसा उन्होंने सबके साथ में वादा किया है। अच्छी बात है। आपने कहा आप पीडीए की आवाज बनेंगे और उनको भागीदारी भी देंगे, तो जब पीडीए के खिलाफ जब कोई अत्याचार वगैरह होता है तो आप क्या उसको कोई पर्सनल वकील वगैरह भी देते हैं कि भाई? बिल्कुल देते हैं। हम अच्छा। लोगों ने कई ऐसे प्रोग्राम, कई ऐसे जो घटनाएं हुई हैं, उसमें समाजवादी पार्टी का जो हमारा विधिक मंच है, उसने न केवल विधिक सलाह दी है। अच्छा। अभी तो भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उसको वित्तीय सहायता दी है। अच्छा। कई ऐसे जगह हैं जिसमें सरकार से हम सोचते थे कि सरकार यहाँ हेल्प करेगी। अच्छा। लेकिन अखिलेश जी ने खुद बुला के उन घर को आर्थिक सहायता दी है। बुलडोजर, आप मान के चलिए कि बुलडोजर जिसके वहां चल रहा है और उसका अन्याय हो रहा है, मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल दे दूं, और आपके क्योंकि जिले के आसपास की है तो इसलिए बता दूं। मोहित खान का नाम आपने सुना होगा। मोहित खान जी। मोहित खान जो है अयोध्या के रहने वाले हैं जी, और हमारे अयोध्या के जो सांसद हैं उनके साथ काम करते थे। अच्छा। ये बात है 2024-25 की बात है। चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी हार गई, अच्छा। तो वो वहां पे टारगेट करने लगी उपचुनाव में। उपचुनाव में टारगेट गई मोहित खान को। इन्होंने एक
पॉस्को एक्ट में एक छोटी बच्ची के रेप में अंदर कर दिया। अच्छा। उसके घर पे बुलडोजर चला दिया हम्म, और कम से कम 1 साल जेल में रखा। अच्छा 2 दिन और मुख्यमंत्री ने जी खुलेआम सदन में खड़े होकर मोहित खान को बलात्कारी कहा। अच्छा उसके खिलाफ उल्टी सीधी बातें करी और कहा कि हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। अच्छा 2 दिन पहले उन न्यायालय से उनको बाइज्जत बरी किया गया है। अच्छा बाइज्जत बरी का मतलब होता है रिस्पेक्टफुली एक्विट किया गया जी है। जी जी आज भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि जब आपने उनके घर में बुलडोजर चलाया जी जी तो आज उसकी भरपाई कौन करेगा? उनके ऊपर जो कीचड़ उछाला जी जी उसकी भरपाई कौन करेगा? और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए कहते हैं न्याय नहीं करती है, वो नैरेटिव बनाती है जिससे वोट लिया जा सके। एक मूवी थी अंधा कानून अमिताभ बच्चन को एक मर्डर केस में फंसा करके अमरीश पुरी जी का दिखाया जाता है कि अमिताभ बच्चन ने अमरीश पुरी का मर्डर कर दिया। अमरीश पुरी कई साल के लिए गायब हो जाते हैं। अमिताभ बच्चन को कोर्ट से सजा मिल जाती है और अमिताभ बच्चन कई साल जेल में रहते हैं। इत्तेफाक से एक दिन अमरीश पुरी उसको फिर नजर आ जाते हैं 14 या 17 साल बाद और वो भरी अदालत में अमरीश पुरी का मर्डर कर देते हैं। तब कहते हैं जज साहब आप एक जुर्म के अपराध में मुझे 2 बार सजा नहीं दे सकते क्योंकि आज से 14 साल पहले आपने मुझे सजा दे दी थी, है ना भैया? और आज ये आदमी जिंदा था, इसको मैंने मारा नहीं था, आज मैंने आपके सामने मारा है और चूंकि सजा तो इसकी आप मुझे पहले दे ही चुके हैं, लेकिन आप क्या मुझे मेरे वो साल लौटा सकते हैं? क्यों भैया? तो हम इन लोगों की राजनीतिक हत्या करेंगे। चलिए हम इनको इनके घर में हराएंगे। अच्छा। और हम बताएंगे कि किस प्रकार से आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप सिर्फ धर्म देख के आप जो है बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। मेरा अगला सवाल ये है, उत्तर प्रदेश के नए नियुक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री पंकज चौधरी जी। मुझे लग रहा है कुछ हो सकता है पंकज चौधरी को जब लाया गया है, नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो 7 बार के एमपी हैं, सीनियर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर जातियों को देख के वो अपना अध्यक्ष बनाती है, अच्छा, तो इसके पहले तो केशव प्रसाद मौर्य भी अध्यक्ष थे। जी जी। क्या मिला उनको? अभी आप बता सकते हैं। स्टूल मिला। कुर्सी तो नहीं मिली, स्टूल मिला जी। और रही बात अगर वो कुर्मी समुदायों से हैं इसलिए बनाया गया है जी, तो मैं अब तो बड़ी बात हो गई है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं बताया इसके पहले 3 अच्छा प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी बन चुके हैं। अच्छा, कोई जानता है उनको? हाँ जानता हूँ। 1-2 नाम बताइए आप। अरे स्वतंत्र देव सिंह जी और हाँ। विनय कटियार जी और ओम प्रकाश सिंह जी। आधे से ज्यादा लोग अमित जी जानते ही नहीं कि ओम प्रकाश सिंह कुर्मी थे। अच्छा अच्छा। और क्या हालात है इस समय? कल स्वतंत्र देव सिंह को उन्हीं के विधायक ने रास्ता रोक लिया। अच्छा अच्छा, जी जी, जान ही रहे, देखा मैंने। विनय कटियार साहब के क्या हाल है? जी जी। कोई पूछने वाला नहीं है। जिस व्यक्ति ने बजरंग दल की स्थापना की, जिस व्यक्ति ने मंदिर की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी राम मंदिर को, उसके इनॉग्रेशन में, उसके क्या कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा में उसको निमंत्रण तक नहीं दिया गया। जी जी। और ओम प्रकाश सिंह को लोग जानते भी नहीं इस समय कहा। अच्छा। तो नेपथ्य में पड़े हुए लोग हैं। अच्छा अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी में क्योंकि वो कुर्मी जाति से आते हैं इसलिए बना दिया गया। वो लोगों का कल्याण कर देंगे या अपने समाज की बात कर देंगे? ये लोग तब कहाँ थे जब पिछड़ी जाति के आरक्षणों पर लगातार कुठाराघात हो रहा था, जब इस देश में नॉट फाउंड सुटेबल जैसी कैटेगरी बनाई जा रही थी, जी जी। जब इस देश में हमारे आरक्षण पे लगातार उंगली उठाई जा रही थी, तब ये कहाँ थे? और क्या अब जो इनका संगठन के साथ में इनकी दोस्ती है अपना दल में, जो कुर्मियों की पार्टी बोली, क्या उसका मतलब खत्म हो गया है? अच्छा, कि वो भी खींच नहीं पा रहा है कुर्मियों को कि एक और लेके आ जाए? असल में ये कुर्मियों को राजनीतिक शून्यता या ना समझते हैं। अच्छा, कुर्मी जाति एक पढ़ी लिखी जी, सरसब्ज और समझदार जाति है। जी जी। ये अपने हित और अपने नुकसान को समझती है। तो ये गलतफहमी में ना रहे। अच्छा, कि एक मुखौटा लेके वो किसी के साथ खड़े कर देंगे जी जी, और किसी अल्प फायदे के लिए अपना पूरा जो है फायदा है वो खत्म कर देगा। समाजवादी पार्टी में जी कुर्मियों को ना उस समय अध्यक्ष थे जी जी, ना उस समय मुख्यमंत्री थे जी। उसके बाद 17 से लेके 24 तक कुर्मियों का लगभग 80% के ऊपर वोट डाइवर्ट हुआ है, क्योंकि नीतियां समाजवादी पार्टी की समता मूलक समाज की हैं, सामाजिक न्याय की बात करती है। अभी आपने एक शब्द का नाम लिया, मुखौटा। जी, मैंने एक महाभारत में एक किरदार था जिसका नाम था शिखंडी।
आपने देखा होगा जब सामने वाली पार्टी को, चूंकि भीष्म पितामह थे, उधर भीष्म पितामह कौरवों का दल था और इधर पांडवों का दल था। चूंकि भीष्म पितामह को शायद इच्छा मृत्यु का वरदान था और उनका कहना था कि वो अर्जुन पे तीर नहीं चला पाएंगे, तो उन्होंने ही बताया था कि एक महाभारत में कोई पात्र है शिखंडी, अगर पिछले जन्म में उन्होंने देखा था कि एक औरत के रूप में थी, और जब आप अर्जुन के सामने जब आप उनको ले आएंगे तब मैं तीर नहीं चला पाऊंगा और शिखंडी तीर मुझ पर चला देगा और मैं घायल हो जाऊंगा। ऐसा तो हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो ये जो मुखौटा है, ये जो मुखौटा जिसे आप कह रहे हैं, हो सकता है कहीं आप पे भारी न पड़ जाए। अमित जी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जी समाजवादी पार्टी से 10 कुर्मी कैंडिडेट्स को जी जी टिकट मिला था और 10 में से 7 जीत के आए थे। जी जी 70%। जी जी और 7 में से 5 समाजवादी पार्टी के कुर्मी नेता जीते थे और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के 5 आ रहे थे, वो भी कुर्मी थे। आप समझ रहे हैं? जी 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 इस समाज को हल्के में ना लिया जाए। मैं समाज पढ़ा लिखा समझदार है, उत्तर प्रदेश विजनरी है। जी जी ये अपना हित अहित सब जानता है। अगर आप उसके साथ गलत करेंगे जी जी तो वो आपको सजा भी देगा, अगर आप उसके साथ खड़े होंगे तो वो आपको सरताज भी बनाएगा। अच्छी बात कही आपने। उत्तर प्रदेश की लगभग 32 लोकसभा और शायद 160 विधानसभा सीटों में कुर्मी वोटर सीधे प्रभावित करता है। मैं थोड़ा अब रामायण में चलता हूं। रामायण में एक पात्र थे बाली। मुझे रामायण का अगर कोई सबसे अच्छा किरदार लगा तो बाली ही लगा जी। तो जो बाली थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि श्री पंकज चौधरी को एक बाली की तरह इस्तेमाल किया जाए, चूंकि उत्तर प्रदेश में लगभग 32 लोकसभा और 160 विधानसभा सीटों में सीधा प्रभाव है कुर्मियों का। नहीं, देखिए फिर मैं आपसे बोलता हूं, क्योंकि भैया देखिए एक लाइन और साथ में मैं बोल दूं तब कंप्लीट होगा, क्योंकि जैसे कहावत है कि पैसा पैसे वाले के पास जाता है, ताकत ताकत वाले के पास जाती है। तो चूंकि वो भी एक बढ़िया नेता है, प्रदेश के बड़े नेता हैं, और चूंकि अगर आप नेशनल नेता कह सकते हैं तो देश लेवल के नेता हैं, लोकसभा सांसद रह चुके हैं 7 बार, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बाली का काम कर जाए। नहीं, देखिए मैं किसी की कैलिबर पे शक नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जरूर समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने को इनकी जरूरत कब पड़ी? जी, जब इस समाज का पूरा वोट इनके पास से चला गया। आप याद कीजिए 2017 का सीएसडीएस का डाटा था कि कुर्मी समाज का 60 से 70% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था। अच्छा, बेसिकली कुर्मी समाज समाजवादी हुआ करता था। जी जी, लेकिन 2017 के चुनाव में वो चला गया। जी, 19 में भी वहीं पे रहा जी, लेकिन 22 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर ये कम से कम 40% के आसपास हमारे पास आया। और जब 2017 का इलेक्शन हुआ था तब हमारे पास 1 कुर्मी विधायक था। 2022 में हमारे पास 14 कुर्मी विधायक हुए। अच्छा अच्छा जी। उसके बाद 22 का जब 24 का इलेक्शन हुआ तो इस समाज को समझ में आ गया कि हमारी तरफ वो झुंझुना पकड़ा के जो बैठाले हुए थे, अच्छा, जो हम सबको हिंदुत्व का चोला उठाए हुए थे, उस बीच में हमारे आरक्षण पे कितना कुठाराघात हुआ। जी जी जी, और उसके बाद 22 में 70% समाजवादी पार्टी के साथ। और मैं आपके साथ दावा करता हूं जी, कि अगर कुर्मी समाज के लिए इन्होंने इतना किया है तो कुछ और लीडर्स हैं, उनकी याद क्यों नहीं आई कभी? अच्छा, नाम ले लीजिए। बरेली के हमारे सांसद जी, अच्छा अच्छा अच्छा, बरेली के सांसद गंगवार साहब 8 या 9 बार के सांसद थे। जी जी, 8 बार के सांसद थे। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य मंत्री से ऊपर, इस बार तो मंत्री भी नहीं बनाया था। अच्छा अच्छा, स्मृति ईरानी पहली बार की सांसद थी, उनको एचआरडी मिनिस्टर बनाया था, जिनके बारे में नहीं पता उनकी खुद शैक्षिक संस्था क्या होती है। अच्छा अच्छा, आप समझिए, इस बात को समझिए। हमारे वहां भारतीय यही पंकज चौधरी इस बार ये वित्त राज्य मंत्री बने, आज तक क्यों नहीं बने? अच्छा, क्या नितिन नवीन विधायक होते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं? जी जी, 4 बार या 5 बार के विधायक, लेकिन 6 बार या 7 बार का सांसद प्रदेश का अध्यक्ष बनेगा? आप इससे समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस समुदाय को सिर्फ वोट खींचना है, इसलिए कहां किसकी गोटी जरूरत है वहीं बैठा लो। समुदाय के बारे में इन्होंने कभी नहीं सोचा। चलिए ठीक है, वो अपना काम करते हैं, आप अपना काम करते हैं। अब आप ये बताइए कि अगला विधानसभा आप लड़ने वाले हैं, और मैं तो चाहता हूं, शुभकामनाएं देता हूं आपको अग्रिम,
तो आपका क्या प्लान है? नहीं देखिए, पार्टी अगर हमसे कहेगी लड़ने के लिए तो अच्छा। मैं बिल्कुल लड़ूंगा। अच्छा। और मैं पार्टी का एक सच्चा सिपाही की तरीके से काम कर रहा हूं। अभी जी। मेरी काम राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरीके से है। जी जी। ये बात सही है कि मैंने विधानसभा की तैयारी कर रहा हूं। अच्छा। और अगर मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व, मेरी पार्टी मुझे आदेश देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव में लड़ने में हम अपनी पार्टी की नीतियों के साथ करते हैं। अच्छा अच्छा। कोई व्यक्ति तो एक दिन प्रचार कर सकता है, जी जी। हम प्रवक्ता तो 24 घंटे प्रचार करते हैं। हम हर समय जी, टीवी आपका के काम है माध्यम ये। से, प्रिंट जी के माध्यम से लोगों के बीच में है। जी जी। और क्योंकि चिकित्सक हूं तो एक साथ कम से कम 100-200 परिवार से रोज मिलता हूं। जी जी। लोगों में पेनिट्रेशन है, लोगों के बीच की बात करती हैं। जी जी जी। आज का समाज, खासकर जी जैसे हम लखनऊ की बात करें, लखनऊ जी। एक मेट्रो सिटी हो गया है, मॉडर्न जी समाज है। जी। आज का समाज क्या चाहता है आपसे? आपके छोटे मोटी जो चीजें हैं, जी जी। दो चीजें हर परिवार चाहता है, जी जी। शिक्षा और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य। अगर किसी परिवार में ये कह दिया जाए कि आपका बच्चा सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ के ग्रेजुएट करेगा, इसकी चिंता सरकार की, स्टेट की है। जी और अगर आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसकी बेहतर से बेहतर फीस जो मेडिकल है वो सरकार या स्टेट का काम है। आप देखिए कितना आजाद हो जाएंगे, आपके ऊपर सारा बोझ खत्म हो जाएगा। और इन्हीं प्रायोरिटीज के साथ में मैं लोगों के साथ में जाऊंगा। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी के झूठ को उजागर करके हम लोग अपना काम करेंगे। अच्छा। आप कौन से विधानसभा से लड़ना चाहेंगे, कुछ बताएंगे भैया? नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दी है। अच्छा। ये पार्टी के ऊपर छोड़ते हैं। चलिए, आपने दो चीजें बताई कि वैसे सामान्य जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो शिक्षा। एजुकेशन इज दैट मीन बाय व्हिच वी कैन चेंज द वर्ल्ड। आपने देखा होगा शिक्षा बड़ी महंगी हो गई। मैं चाह रहा हूं थोड़ा आपसे, मैं किसी से के साथ बात करना चाह रहा था लेकिन चूंकि आपने छेड़ दिया तो आज आपसे बात करेंगे। शिक्षा, आप लखनऊ क्या पूरे उत्तर प्रदेश में एक जो तबका है गरीब जिसे हम कहते हैं वो प्राइमरी विद्यालयों में भेजता है। और जो सरकारी जो प्राइवेट विद्यालय हैं इनमें हर साल इतनी फीस बढ़ाई जा रही, इतनी फीस बढ़ाई जा रही कि मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं। इस पर ये चूंकि प्रदेश का काम है, अगर आपकी सरकार आती तो इनको रेगुलेट करने के लिए आप कोई अथॉरिटी क्यों नहीं बनाते? नहीं, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये हम लोगों की कई बार इस मुद्दे पे लेके माननीय अखिलेश यादव जी से बात हो चुकी है। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके वो बहुत सजग रहते हैं। जी। उनका कहना ये है कि नेताजी का भी बोलना था कि नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त होना चाहिए। जी जी। ये स्टेट का काम है। जी जी। और अगर मुफ्त नहीं हो सकते हैं तो वर्ल्ड क्लास लेवल की कम से कम होनी चाहिए। और हम लोग ने कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में गेम जा रहा है। जी जी जी। आज की डेट में राजकीय इंटर कॉलेज या राजकीय डिग्री कॉलेज नाम की चीज वो ना के बराबर हो गई है। जी जी जी। क्यों? क्योंकि कई बड़े व्यवसायी इसमें काम करते हैं, हजारों करोड़ों का टर्नओवर होता है और बेचारे मध्यम गरीब परिवारों के ऊपर ये बोझ पड़ता है कि अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसे विश्वविद्यालय और विद्यालय बने जिसमें वर्ल्ड क्लास की एजुकेशन हो। हमने तो बनाई भी थी। सफाई का जैसा मेडिकल कॉलेज आपने कहीं नहीं देखा होगा। राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट जैसा आपने मेडिकल कॉलेज कहीं नहीं देखा। जौहर विश्वविद्यालय जिसमें माननीय आजम खान साहब ने, उस पर इन्होंने बिल्डोजर चलाया। अच्छा अच्छा। भगवान जाने इस शिक्षा से उसको क्या परेशानी हो रही थी। अच्छा। तो जिनके एजेंडा में शिक्षा है ही नहीं, अच्छा, उनसे आप कैसे तो उनके एजेंडे में क्या है? उनके एजेंडे में सिर्फ है गद्दी, सत्ता। अच्छा। और सत्ता आने का मात्र कुछ भी होना चाहिए। अच्छा। वो धार्मिक वनस्पति होनी चाहिए, वो जाति वनस्पति होनी चाहिए, किसी भी तरीके से वोट चाहिए। आप इसको 4 शब्दों में कह सकते थे, साम दाम दंड भेद। नहीं, मुझे लगता है कि जनता बहुत स्मार्ट है। अच्छा। जनता ने अपना विचार कर रखा है उसको क्या करना है। अगर इनकी कितनी भी चालें आ जाएं, ये कुछ भी कर लें, मुझे लगता है नियति और जनता दोनों ने अपना फैसला पहले से ही सुन लिया है क्या करना। भैया, दूसरा आपने बताया स्वास्थ्य, मतलब पहले उत्तर प्रदेश की जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, जैसे हर साल पेरेंट्स की बड़ी शिकायत रहती, एलपीएस, सीएमएस, जयपुरिया, ये वो इतनी ज्यादा फीस बढ़ा देते हैं क्योंकि भाई सभी लोगों को लगता है कि यार वो अच्छे स्कूल हैं, उन स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और इतनी ज्यादा फीस बढ़ा देते हैं कि आम आदमी की जेब पर बहुत ज्यादा खर्च बैठ जाता है। तो इसको आप रेगुलेट करने के लिए कोई अथॉरिटी बनाएंगे, कंट्रोलिंग? बिल्कुल, और बिल्कुल बनाई जाएगी, चाहे ये हो चाहे मेडिकल संस्थान हो। इन सब में सुनिश्चित किया जाए कि हमारी एक कैपिंग होनी चाहिए कि इस कैपिंग के ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। नेताजी ने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के अंदर पर्चे का दाम मुफ्त किया,
जी तो लोगों ने कहा मुफ्त में, फिर इस पे काम नहीं तो 1 रुपया किया। जी जी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले इसको 5 रुपए किया, अब 10 रुपए किया, भगवान जाने कितना हो रहा है। अच्छा अच्छा। तो नेताजी का कहना भी यही था जी कि हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हम जी समाजवादी लोग हैं, जी। हमारे वहां धन के आकलन से स्वास्थ्य और शिक्षा और बेसिक जरूरतें नहीं होती। आपने देखा होगा लखनऊ के बड़े बड़े अस्पताल से, मैं नाम नहीं लूंगा अस्पतालों का, बड़े बड़े, बहुत बड़े, चूंकि आप भी तो अस्पताल चलाते हैं ना भैया, जी। तो भैया मरीज मर जाता है, हाँ। दवा पे दवा चला रहे हैं, डॉक्टर फलाने को लंदन, वो मूवी आई थी एक लंदन, गब्बर इज बैक, हाँ। मरीज निकल गया, उस डॉक्टर को वहां से बुला रहे हैं, उस डॉक्टर को वहां से बुला रहे हैं, दवा पे दवा चलाते जा रहे हैं, दवा पे दवा चलाते जा रहे हैं। अरे हाँ, मरीज जीवित है, वेंटिलेटर पे लेटाए, मरीज जीवित है, दवा चल रही है, दवा चल रही, लाखों करोड़ों का भी, और मरीज को देते ही नहीं भैया। मरीज मर जाता है, उसकी बॉडी तक उसके घर वालों को नहीं देते जब तक उसके शरीर का एक एक बूंद खून कतरा नहीं निकाल लेते। इस पर आप कुछ बनाएंगे संस्था? नहीं, देखिए थोड़ा सा तो हाइपरबोल है, इतना नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ संस्थानों में कुछ जगह ऐसी बातें सुनने में जरूर आई है, और इसको रेगुलेट बुरा तो करने नहीं के लग लिए, गया भैया? नहीं नहीं बुरा नहीं लगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो चिकित्सीय प्रोफेशन होता है, जी। इसकी एक बुरा पार्ट ये है कि ये दूसरे के दुख और दर्द से पैसा कमाता है। तो विक्टिम इज ऑलवेज अ डॉक्टर, ये वर्ड हटाना चाहिए, ये भी पहली चीज। दूसरी चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप ये सोचिए कि इस सोसाइटी से डॉक्टर हटा दीजिए जी, और फिर जीवन जीजिए, असंभव है, असंभव है। जी। तो जब आपके पास एक ऑप्शन है, जी आपसे सिर्फ यही कहा जाता है, आप सजग रहिए, जी झोला छाप लोगों के पास मत जाइए, कम से कम डिग्री देख के जाइए, आप बात कीजिए। परेशानी क्या हो रही है, परेशानी क्या हो रही है कि जब डॉक्टरी प्रोफेशन ना हो कि बिजनेस बन जा रहा है, जी, जब कॉर्पोरेट इसमें घुस रहा कॉर्पोरेट है, आ गया है, और कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, जी एंड ऑफ द डे कॉर्पोरेट को चाहिए पैसा। जी। अगर पैसा नहीं है तो वो हेल्थ में नहीं जाएगा, एजुकेशन में नहीं जाएगा। लेकिन तो जिसका भैया, मकसद ही हेल्थ और एजुकेशन में पैसा कमाना है, उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? वो आपकी बात सत्य है, सही कहा आपने, लेकिन भैया इसका भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि भैया हमारे डॉक्टर की चार्जेस इतने हो गए, और भैया ये क्या कहते हैं, मतलब जो नर्स वगैरह आती हैं दवाइयों के इतने चार्ज होते गए, रूम का चार्जेस इतना हो गया, लेकिन मरीज के ठीक ठीक होते होते लगभग 10-20-50 लाख तक पहुंचा। अमित जी देखिए, ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स पहले नहीं थे, जी पहले जैसे मुंबई में लीलावती, हिंदुजा अस्पताल आज से थोड़ी है, जी जी ये आज हो गए कम से कम 3-4 दशक। जी जी। लेकिन उस समय या हम लोग के समय सरकारी व्यवस्था इतनी सुदृढ़ रहती थी कि पहले आदमी पीएचसी और सीएचसी में इलाज कराता था, जी वहां अच्छे डॉक्टर मिलते थे, जी। उसके बाद वो जाके जिला अस्पताल जाता था, वहां से गड़बड़ होता था और फिर कॉर्पोरेट में जाता था मजबूरी में। जी जी। तो फिल्टर होके 1-2% रह जाते थे। जी। आज आपने पीएचसी सीएचसी को इतना नाकाबिल बना दिया है, अच्छा। इतना बेकार कर दिया है कि वहां पे आप जाइए। अभी हाल ही में मैंने देखा कि एक जिला अस्पताल में, शायद मुझे लगता है बस्ती का था, वहां पे बेड पे कुत्ते लेटे हुए थे। आपने क्या किया? ये जो चिकित्सा मंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असलियत क्या है? असलियत आज जाइए, अगर आपके प्रदेश में मेडिकल, आपके जिले शहर में मेडिकल कॉलेजेस है तब तो कुछ हो पा रहा है, अन्यथा जो बी और टी टाउन के सिटीज हैं वो अपनी नियति पे पड़े हुए हैं लोग। अगर उनको पीएससी सीएससी पे डॉक्टर नहीं मिलता है तो लगभग आप मान के चलिए वो अपनी जान से हाथ धो देते हैं। तो भैया आप एक लाइन में ये बता दीजिए, इनको रेगुलेट करने के लिए कोई अथॉरिटी आप बनाएंगे जिससे इन पर प्राइवेट अस्पताल या मेडिकल कॉलेजेस पे कुछ कंट्रोल कर सकें? नहीं, इसकी अथॉरिटी है अमित जी। है। अगर आप प्राइवेट प्लेयर्स को आप मजबूत करेंगे जी। तो उनको मजबूत आप तभी कर पाएंगे जी। जब आपको गवर्नमेंट प्लेयर्स को कमजोर करना है। अच्छा। जैसे ही आप गवर्नमेंट प्लेयर्स को कमजोर करेंगे, प्राइवेट अपने आप मजबूर हो जाएगा। और आम आदमी क्या करेगा? जी। जब मेरी पीएससी में डॉक्टर ही नहीं है जी। तो मजबूरी में प्राइवेट डॉक्टर के पास जाएगा। मेरा यह मानना है कि जब भी इस तरह की सरकार आए जो स्टेट फॉर वेलफेयर स्टेट हो, उसमें आप पब्लिक सेक्टर्स को मजबूत कर दीजिए। आप इतना मजबूती से आप पीएससी सीएससी और जिला अस्पताल को कर दीजिए कि आपको प्राइवेट में जाने की जरूरत ही ना पड़े। जब आप वो कर देंगे तो आम आदमी के लिए कितना सहूलियत। मैं भी भुक्तभोगी रह चुका हूँ। अस्पताल का नाम लो भैया? नहीं है ना, आपके पड़ोसी में जी डॉक्टर दीपक अग्रवाल है ना भैया? देखिए, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोगों के हाथ में नहीं होती है, लेकिन मुझे लगता है कि अब इन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए कोई कहाँ जाएगा? जिन डॉक्टर की आपने बात करी, मेरे बड़े व्यक्तिगत संबंध हैं, बहुत अच्छे क्लिनिशियन हैं। अच्छा। हर अस्पताल में कुछ ना कुछ प्लस माइनस होते हैं, हमें उसमें समझना भी चाहिए। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ, जहां पॉलिसी की बात आती है जी, वहां गवर्नमेंट की पॉलिसी फेलियर दिखता है। अगर कोई व्यक्ति इतना बड़ा बन जाए
अगर कोई व्यक्ति इतना बड़ा बन जाए कि हमारी पब्लिक सेक्टर्स को खत्म करना पड़ जाए, तो आप सोचिए सरकार किस तरफ सोच रही है। चलिए, बहुत सारी बातें हुई। इस जनता को, इस पब्लिक को आने वाली विधानसभा के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, मैं आपके माध्यम से और उत्तर प्रदेश की पूरी 30 करोड़ जनता से मैं निवेदन करता हूं कि साथियों, हम जिस सदी में जा रहे हैं उस सदी में अपने बच्चों को अगर हम कुछ दे पा रहे हैं, अपने परिवार को कुछ दे पा रहे हैं, तो है प्यार, मोहब्बत और एक बेहतर भविष्य। ये पक्का है कि उस बेहतर भविष्य में हमारी धार्मिक लड़ाई नहीं है, हमारी जातिवाद की लड़ाई नहीं है। हम समता मूलक और सामाजिक न्याय की बात करेंगे और अगले विश्व में, अगली सदी में जाने से पहले अपने बच्चों को ऐसी सरकार देके जाएंगे जो प्रोग्रेसिव हो, जो विजनरी हो, जो सोशलिस्ट हो, जो समाजवादी हो। नमस्कार साथियों।